हाय एवरीवन। आज का लेक्चर जो है सेकंड लेक्चर एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, इसमें हम लोग लास्ट टाइम वीडियो में बात की थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शनलिटी। सेकंड लॉ है इसका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। इस लॉ में हम लोग समझेंगे क्या, इस लॉ को और अदर नेम से भी यूज करते हैं। लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, as well as because they proposed by Joseph Proust, so that we are also called Proust law. इस्लाम में बात सिंपल निकल के आएगी। इसके पीछे वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की बात करता है, मास की कंजर्वेशन। बट यहाँ पे ये जो लॉ है वो बात करता है किसके लिए, मास के डिफरेंट प्रोपोर्शन को लेकर। इसमें क्या निकल के आता है, अब प्योर केमिकल। प्योर केमिकल्स क्या होते हैं? प्योर केमिकल्स का जब हम सीन देखते हैं, प्योर केमिकल की डिफिनेशन ही यही होती है कि जिसमें रेशियो क्या हो, फिक्स, कंबाइनिंग एटम्स जब आपस में क्या हो, कंबाइन हो, 2 आर मोर देन 2, तो ऐसे केसेस में उनका जो रेशियो होना चाहिए फिक्स होता है। रेशियो का मतलब क्या है, अभी आगे इसको देखेंगे। प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट, अगर उसमें एलिमेंट्स सेम हैं, उनका रेशियो जो होगा बाई मास हमेशा क्या होगा, फिक्स। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। एक और मैंने थोड़ा सा इजी वे में कहा, व्हाट इवर द सोर्स बाय मास रेशियो इज फिक्स। सोर्स हमारे पास कुछ भी हो, बट जो हमारे पास रेशियो होगा वैसा क्या होगा, फिक्स। तो इसका मतलब ये है कि हम होल द कंट्री व्हाट एवर एल्स एवेयर, कहीं से दुनिया के किसी कोने से भी हम कुछ भी ले लें, कुछ इंसेंस, मान लो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है पानी। हम वाटर को कहीं से भी ले लिए, सेंस इन रिवर से ले लिए, तालाब से ले लिए, पॉन्ड से, मेल्टिंग ऑफ आइस, स्नो भी हो सकता है, स्टीम की बात कर लें। इन विच एनी कंट्री जस्ट लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, एनी कंट्री, चाहे जहाँ से हम लेंगे, फॉर्मूला नेवर बी चेंज। हम फॉर्मूला को अल्टर नहीं कर सकते, तो अल्टर नहीं कर सकते, इसका मतलब कि ये फिक्स रहने वाला है कि ये स्टोर ही होगा, ठीक। 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ द ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि अब इसके रिस्पेक्टफुली इसका हम मास निकालें, इसका बाई मास रेशियो क्या आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, रिस्पेक्ट दैट 2, एंड ऑक्सीजन का मास होगा 16। इफ वी डू सिंप्लीफाइड, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें पता चलेगा 1:8। इसका मतलब सोर्स हमारे पास जो भी था, लेकिन वहाँ स्टूडियो का बाई मास जो रेशियो मिला 1:8। अदर एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, उसके साथ केस क्या है, इसका भी सोर्स हम देंगे। सोर्स क्या, बर्निंग ऑफ कार्बन। इट मीन्स अगर हम कहीं पे क्या करें, कोक चला दें, या इंडस्ट्रीज, किसी इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाले उसके चिमनी से जो स्मोक होती है, धुआं, या फिर कोई फ्यूल्स हमने कंबस्शन कराया, जस्ट लाइक द ऑटोमोबाइल व्हीकल, अगर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, कार्बन के रिस्पेक्टफुली इसका मास 12, ऑक्सीजन के रिस्पेक्टफुली 16 होता है, बल्कि यहाँ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर 32, ऑक्सीजन हैविंग मास 32। इफ यू गो सिंप्लीफाइड दैट, सिंप्लीफाइड करने के बाद भी हमको क्या मिलेगा कि इसका मास कितना मिलेगा, 3:8। इसका मतलब, अच्छा और एक एग्जाम्पल हम रख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, रिस्पिरेशन। मान लो रिस्पिरेशन के कुछ CO2 रिलीज किया, तब भी उसका भी मास यही होने वाला है। ये सब जो एग्जाम्पल है तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो मास है वो फिक्स है, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल निर्भर नहीं है उसके सोर्स कुछ भी हो, लेकिन उसका मास क्या है, फिक्स। सो दैट इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। लेकिन चूंकि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट वर्ड है, तो केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के बनी हुई है, तो सर्टन ऑफ लिमिटेशन कहाँ लगती है, लिमिटेशन वहाँ अप्लाई होती है। दिस लॉ ओनली एप्लीकेबल, ये उसके लिए अप्लाई होता है जब किसी एलिमेंट्स के पास सिंगल मास हो। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवरीज कंटिन्यूसली होती हैं, तो हमें वहाँ मिलता है क्या, आइसोटोपिक केस। अब आइसोटोपिक केस में सिंपली हमें पता है कि एक हाइड्रोजन का सिंप्लीफाई अगर हम आइसोटोप में,
हमें मिलेगा 1AH1, 1AH2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम के केस में तो ये फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ एक्सपोजर, बट जब ड्यूटीरियम की बात आ रही है, ट्राइटियम की बात करेंगे, ऐसे केसेस में ये लॉ डिफरेंट प्रोपोर्शन फेल्योर हो जाता है। फेल्योर इसलिए हो गया, थोड़ा सा देखें कैलकुलेशन करके। अगर सपोज किसी हाइड्रोजन का मास हमने 2 माना तो इसके रिस्पेक्टिवली यहाँ 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16। अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे 1:4 हो जाएगा। वही H2O का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 1:4 आया, और जबकि इसके पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था वहाँ 1:8 आया। तो इसका मतलब क्लियरेंस क्या निकल गया है कि ये लॉ एप्लीकेबल वहाँ होता है जहाँ पे किसी एलिमेंट का मास क्या होता है, सिंगल मास। वैसे ही कार्बन के यहाँ कर्व रखते हैं, कर्व के बजाय हमें पता है कि कार्बन है 3 आइसोटोपिक केस, 6, 12, 13 एंड 14। बट वी आर मेजर्ड, या हम लोग पता लगा रहे हैं कि लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन केवल इस आइसोटोप की बात करते हैं। अगर इन पे हम बात करेंगे तो ये फेल्योर कर जाएगा। सो दैट इसी के बाद हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थैंक यू।